हेलो दोस्तों, तो कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी बुक के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, आज के इस वीडियो पे पूरी केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स का महासंग्राम वीडियो है ये। और आज के इस वीडियो पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को यार आपको पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सभी पिछले वर्षों से लिए गए हैं और इनसे क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे जरूर। ठीक है, जब पेपर होगा आपका केमिस्ट्री का, आप खुद कहोगे हाँ भैया क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आज का वीडियो इसलिए कह रहे हैं आपके लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो सब लोग कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, मस्त तरीके से देखेंगे आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और आपसे कह रहे हैं महासंग्राम वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये, इसलिए सब लोग कॉपी पेन निकाल लो और पूरा मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मस्त तरीके से देखेंगे। और एक चीज जान लो, जो लोग नए हो उनको बता भी दे कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है, मस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी 12th फिजिक्स की भी, 12th केमिस्ट्री की भी। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, आज के इस वीडियो पे आपको कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले। ठीक है, देखो आज के इस वीडियो पे आपको जो पिछले 5 वर्षों में पूछे गए न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए, ठीक है, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स है, उन सभी न्यूमेरिकल्स को आज के इस वीडियो पे आप लोग सॉल्व करोगे। और आज के इस वीडियो पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको खुद से भी प्रयास करना है, इसलिए कह रहे हैं कॉपी पेन निकाल लो। आप हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलोगे तो आपको भी एक एक क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, और इनसे आप लोग देखना पेपर में फंसेंगे जरूर। ठीक है, पेपर में फंसेंगे जरूर क्वेश्चन, क्योंकि देखो एक चीज जान लो, जो पेपर बनता है चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्वेश्चन कहां से आते हैं, पिछले वर्षों से हुई उठा के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पिछले वर्षों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही मस्त तरीके से करनी होती है। तो इसीलिए आज के जो हमने वीडियो लगाया है महासंग्राम वाला, इसीलिए आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि अब हम मस्त तरीके से तैयारी करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, अब इसी टाइप से डेली आपके महासंग्राम वीडियोज की सीरीज आएगी, जिसमें मस्त तरीके से सभी सब्जेक्ट की, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को हम लोग देखेंगे। इसलिए जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मस्त तरीके से तैयारी होने वाली है और हम लोग बोर्ड एग्जाम में मस्त नंबर भी लेके आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और सब लोग कॉपी पेन निकाल के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को महासंग्राम वीडियो पे। ठीक है, तो अब मस्त तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और आपसे कह रहे हैं एक भी क्वेश्चन को हल्के में न लेना, सभी क्वेश्चन छटे हुए क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे जरूर। ठीक है, तो मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और मस्त तरीके से समझना। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, किसी भी क्वेश्चन को हल करो सबसे पहले उसे अच्छे से एक दो बार पढ़ लो, जिससे आपको ये पता चल जाए क्वेश्चन में दिया क्या और निकालना क्या है। ठीक है, पढ़ो। सबसे पहले कहा गया ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग जो है 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा का मान यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता, ये क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2-3 वर्षों में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते बहुत। ठीक है, कहा गया ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पे किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया, तो सिंपल तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हो वो नोट कर लो, जो निकालना हो वो नोट कर लो, आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो जाने वाला है। ठीक है, सिंपल देखो हमें क्या दिया, ताप में वृद्धि दी है। ठीक है, मतलब 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि, मतलब हमें दो तापमान दिए गए हैं। ठीक है, पहला 293 केल्विन, फिर उससे 313 केल्विन तक वृद्धि होती है। तो पहला तापमान T1 हमें दिया है 293 केल्विन और दूसरा तापमान T2 हमें दिया है 313 केल्विन। ठीक है, ये दो तापमान दिए गए। अब कहा गया किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, तो यहां से मान लेते हैं, माना अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, माना अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग हम लोग K1 मान लेते हैं, उसे मान लेते हैं K के इक्वल। ठीक है, क्योंकि कहा गया ताप वृद्धि करने पे किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, मतलब कुछ पहले वेग रहा होगा उसी का तो 4 गुना होगा,
तो हमने मान लिया पहले का वेग k था और जो नया वेग होगा वो क्या हो जाएगा 4 गुना। तो अब जो अभिक्रिया का वेग k2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस k का 4 गुना, मतलब 4 गुणे k। ठीक है, यही बात तो कही गई कि किसी अभिक्रिया का वेग ताप वृद्धि मतलब जब 293 से 313 केल्विन तक वृद्धि करते हैं तो वेग जो हो जाता है 4 गुना हो जाता है, तब k2 का जो नया वेग आएगा वो कितना हो जाएगा 4 गुणे k। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ो इस अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा आपको निकालनी है संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, एक्टिवेशन एनर्जी EA। ठीक है, EA हमें निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। बस आपको सबसे पहले यही करना है, जो दिया हो वो लिख लो, जो निकालना हो वो लिख लो, फार्मूला लगाओ, आपके पास आंसर। सिंपल तापमान दिए गए थे 2, तो हमने 2 तापमान लिखे। कहा गया 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पे अभिक्रिया का वेग 4 गुना होता है, इसलिए माना अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग k और 4 गुना हो जाता है, तो k2 कितना हो जाएगा 4 गुणे k। तब संक्रियण ऊर्जा EA का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हम लोग निकालते हैं, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो संक्रियण ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है log k2 बटा k1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R, और यहाँ पे होता है आपका T2 माइनस T1 बटा T1 T2। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला निकल के आता है आपका log k2 बटा k1 बराबर EA बटा 2.303 R और T2 माइनस T1 बटा T1 T2, जहां EA संक्रियण ऊर्जा, k2 और k1 क्या वेग स्थिरांक है, T2 और T1 क्या है तापमान है, और R क्या है, यहां से R का मान याद रखो, जहां R का मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये मान होता है R का। ठीक है, R का मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो सिंपल R पता है हमें निकालना EA है, k2 k1 भी पता है, T1 T2 भी पता है, तो सिंपल से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो निकालते हैं आसानी से। तो सिंपल यहां से log k2 बटा k1, k2 की वैल्यू 4k है क्योंकि 4 गुना वेग था, k1 की वैल्यू k है, इक्वल टू EA बटा 2.303 इंटू R की वैल्यू ये रही, इसको रख दो 8.314। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे, नहीं इधर आएगा नहीं, जहां R बराबर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, आप देखो यहां से 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314। आगे देखो T2 माइनस T1, T2 कितना है, T2 313, T1 293, तो 313 माइनस 293 बटे में क्या है T1 T2, T1 293 और 313, तो 293 गुणा 313। अब यहाँ से सिंपल हम लोग संक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं किया, सारी वैल्यू रखी, k2 4k, k1 k, यहाँ से R की वैल्यू, T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू, हल कर लो, आपके पास आपका आंसर। k से k कट जाएगा यहाँ से, तो log 4 आ जाएगा, इक्वल टू EA बटे में 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, यहां से अगर 313 से 293 घटाए, ठीक है, 313 से 293 घटाए तो 3 से 3 गया 0, 11 में 9 गया तो 20 आएगा। ठीक है, तो यहां से 20 बटे में 293 गुणा 313। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे log 4 को हमें हल करना है। ठीक है, log 4 को हमें हल करना है, तो देखो क्या करते हैं हम यहाँ से log 4 को मान लेते हैं log 2 की पावर 2। ठीक है, यहां से हम मान लेते हैं log 4 को मान लेते हैं। देखो 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, अगर 4 है तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 ही तो होता है। तो यहां से इक्वल टू में क्या आ जाएगा, EA बटे में 8.314। ठीक है, कितना था 2.303 इंटू 8.314, 2.303 इंटू 8.314, और यहाँ पे था 20 बटे में 293 गुणा 313। ठीक है, सिंपल। अब इससे पहले लॉग वाले को हल कर लेते हैं। ठीक है, log 2 की पावर 2, अगर बात करें आपको log का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, log m की पावर n वाला फॉर्मूला। log m की पावर n बराबर होता है n log m। ठीक है, log m की पावर n होता है n log m के। वैसे ही अगर log 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की जगह क्या लिख दोगे, 2 log 2। तो यहाँ पर से आपके पास आ जाएगा log 2 की पावर 2 की जगह 2 log 2, और यहाँ से EA बटे में 2.303 इंटू 8.314, और यहाँ पे 20 बटा 293 गुणा 313। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो सकता है, एक चीज हो सकता है, यहाँ से जानते हो क्या, एक चीज हो सकता है log 2 का मान आप रख सकते हो। ठीक है, log 2 का वैल्यू याद कर लो, क्योंकि
आपका जो रासायनिक बलगतकी वाला चैप्टर था उस पे लॉग वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो log 2 का मान याद रखो। log 2 का मान बहुत से लोगों को याद भी होगा, log 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है, मान याद होगा बहुत से लोगों को, और ये याद होना भी चाहिए। और लॉग के फॉर्मूले भी, क्योंकि ये फॉर्मूले लॉग वाले जो है ना इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो रासायनिक बलगतकी वाले उनमें बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। अभी और भी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल देखेंगे, मतलब आपसे कहा ना पूरी बुक के देखने सभी को देखेंगे, ठीक है, टेंशन ना लेना। तो सिंपल आगे देखो, 2 गुणे log 2 की वैल्यू 0.3010 इक्वल टू EA बटा 2.303 इंटू 8.314, आगे 20 बटा 293 गुणित 313। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी, संकीर्ण ऊर्जा EA की। तो करते क्या है, इस EA को यहीं पे रखो, ठीक है, और ये जो नीचे वाले पद है इनका इधर गुणा कर दो, और जो ऊपर वाला पद उसका नीचे भाग कर दो। ये करेंगे तो EA का मान अगर यहाँ से निकाले तो यहाँ से 2 गुणे 0.3010, ये पहले से चाहो तो गुणा कर लो, ठीक है, 2 का 0 पे गुणा 0, 2 1 कम 2, 0 2 3 6, 0.6020, ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दिया। अब जो नीचे वाले पद है उनका इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो इधर गुणा होगा तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 314 इंटू 293 गुणे 313, ठीक है, मतलब जितने भी नीचे थे उधर जाके इनका गुणा हो गया सबका, और ये जो 20 ऊपर इसका आके नीचे हो जाएगा भाग, ठीक है, इस टाइप से। अब कोई दिक्कत नहीं, सिंपल देख लो, जो नीचे के पद थे उनका इधर गुणा हो गया, जो ये 20 था इसका नीचे भाग हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको इधर वालों को गुणा करके 20 का भाग लगा देना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। हम डायरेक्ट आपको यहाँ से आंसर बताने, आपके पास संकीर्ण ऊर्जा ये कितनी निकल के आएगी, ठीक है, कुछ नहीं करना यार, इसका 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 इनका सबका गुणा करना है और 20 से भाग लगाना है, जो आंसर आएगा वही EA की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें तो EA की वैल्यू जो आपकी आएगी, ठीक है, यहां से अगर EA की बात करें तो EA जो आएगा वो आएगा 52,863, ठीक है, 52,863 जूल मोल इनवर्स, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। यहां से आपका कितना आएगा, 52,863 जूल मोल इनवर्स, ठीक है। और अगर इसे किलो जूल में बदलना चाहोगे, किलो जूल में अगर इसे बदलोगे तो क्या कर सकते हो, देखो आपका 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर -3 किलो जूल के, ठीक है। तो यहां से अगर आप बदलना चाहते हो तो 10 की पावर -3 मतलब 3 अंक पे दशमलव लगा लो, तो ये क्या हो जाएगा 52.863, और किलो जूल में बदल जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये आपकी संकीर्ण ऊर्जा आपके पास आ जाएगी। आप चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहीं तक छोड़ दोगे तब भी ये भी आंसर आपका माना जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास ये आंसर आ, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, हमारे पास आंसर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस जो दिया वो नोट करो, फॉर्मूला पता है, सारी वैल्यू रखो, आपके पास आपका आंसर हाजिर है, ठीक है, देख सकते हो सिंपल तरीके से इनका गुणा करना था, 20 से भाग लगाओ, आपके पास आपका आंसर 52.863 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हल हो चुका है। आसान क्वेश्चन, देखो मेन चीज बस यही होता है, जो दिया वो नोट कर लो, जो निकालना वो नोट कर लो, फॉर्मूला पता, आप तुरंत क्वेश्चन का हल कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व है। इसी टाइप से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो पहला क्वेश्चन हुआ है, मस्त तरीके से, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आप लोग इसे नोट कर लो, और आपसे कह रहे हैं जो लोग नए हो जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मस्त तरीके से तैयारी होगी बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर से जरूर शेयर करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त तरीके से हो सके, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी पिछले 4-5 वर्षों में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लेना इसको पेपर के लिए। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, ठीक है। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। तो मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया वो नोट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, तो हम यहां से सॉल्व में लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिखो, सिद्ध करना है कि, ठीक है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है हमें, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सबसे पहले बात है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और उसमें 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय, ठीक है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय
अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। मतलब आपको 2 का गुणा करके दिखाना है कि इसमें अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। तो ये चीज आपको सिद्ध करना है, 2 गुणे अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, ये आपको दिखाना है क्वेश्चन में। ठीक है, करने में लगा समय। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 3/4 पूर्ण करने में लगा समय 2 गुना होता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो अगर बात करें 3/4 समय अगर हमें निकालना है तो मतलब कि समय हमारा कितना है t3/4, इसे ही तो 3/4 समय कहोगे। और 2 गुना आपको क्या दिखाना है, 2 गुना आपको दिखाना है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय मतलब अगर दिमाग लगाओ आप तो आप समझ सकते हो, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का अर्धायुकाल। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। तो यहां से अर्धायुकाल क्या हो जाएगा, t1/2, ये हो जाएगा अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। यही हमें सिद्ध करके दिखाना है, यही हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 3/4 पूर्ण करने में लगा समय 2 गुना होता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, मतलब कि आधी अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय को हम लोग बोलते हैं अर्धायुकाल। ठीक है, हाफ टाइम बोलते हैं। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, t1/2। ठीक है, तो सिंपल हमें इसे निकालना है, ये चीज सिद्ध करके दिखाना है, t3/4 बराबर 2 गुणे t1/2। ठीक है, सिंपल सा। सबसे पहले यही करो, क्या दिया वो नोट कर लो, अब हमें क्या करना है वो समझो। ठीक है, सबसे पहले जो दिया था वही नोट किया, हमें ये करना है। ठीक है, हमें पता चल गया हमें करना क्या क्वेश्चन में, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं उसके लिए समझो। ठीक है, सबसे पहले बात है प्रथम कोटि अभिक्रिया की, तो लिखते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्या होगा, सिंपल हमसे सबसे पहले बात है 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। तो हम यहां से सबसे पहले निकालते 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, लगा समय वो क्या हो जाएगा, t3/4। और उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला ये होता है, कौन सा, t बराबर 2.303/k log बेस में 10 a/a-x। ये वाला फॉर्मूला सबको याद भी होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो t3/4 बराबर 2.303/k log बेस में 10 a/a-x। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, 3/4 समय निकालना तो यही फॉर्मूला लग जाएगा सिर्फ। अब बात आती है यहाँ पे, क्या बात ये आती है यहाँ पे, t3/4 तो आप जानते हो 3/4 पूर्ण करने में लगा समय है। बात ये आती है k क्या है, k है वेग स्थिरांक। a क्या है यहाँ पे, a को बोलते हैं क्या, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। x होती है t समय पश्चात की सांद्रता। a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, x क्या है, अभिकारक की t समय पश्चात की सांद्रता। तो यहां से आपको कितना समय कह रहा है, 3/4। तो हम यहां से मान लेते कि माना, ठीक है, हम यहां से मानते माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता जो A है, आप इसको क्या मान लो, इसे मान लो 100 के इक्वल। ठीक है, इस A प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान लो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, 3/4 समय का है, 2/3 समय का है, 3/2 का है, कुछ भी का है, आप प्रारंभिक सांद्रता को हमेशा 100 मान लो। तो जब प्रारंभिक सांद्रता 100 हो गई, अब आपसे 3/4 समय की बात कर रहा है, 3/4 समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब 3/4 समय होगा तब अभिकारक की सांद्रता, तब अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तब 3/4 समय के लिए सांद्रता, के लिए सांद्रता। ठीक है, 3/4 समय के लिए सांद्रता, जो 3/4 समय मतलब t समय। ठीक है, तो उसके लिए सांद्रता क्या हो जाएगी, x। और वो क्या हो जाएगी, अगर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है तो t समय पश्चात मतलब 3/4 समय पश्चात की सांद्रता क्या हो जाएगी, 100 गुणा 3/4। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 100 गुणे 3/4। ये चीज आपको मेन समझना है। ठीक है, अगर प्रारंभिक सांद्रता a है तो x है t समय पश्चात की सांद्रता। t समय की जगह हमारे पास कितना समय, 3/4 समय। तो 3/4 समय के लिए सांद्रता हो जाएगी x बराबर, पहली सांद्रता प्रारंभिक वाली 100 है तो 100 का 3/4। ठीक है, यहां से हम निकाल सकते हैं 4 से कटा 25, 25 दिया 75, x की वैल्यू आ गई 75।
ठीक है। इसी टाइप से कभी भी किसी भी क्वेश्चन में वो 2/3 समय कह दे तो a को 100 मान लो, x कितना हो जाएगा 100 गुणे 2/3। ठीक है, इस टाइप से मतलब प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लेना और जितना समय कहा हो उसमें 100 का गुणा हो जाएगा, वो x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल अब हम यहाँ से वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो तब यहाँ से लिखते हैं t3/4, t3/4 बराबर 2.303 अपॉन में k लॉग बेस में 10। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ से 100, तो a की वैल्यू 100 रख देते हैं, बटे में a माइनस एक्स की बात है। ठीक है, किसकी बात है, a माइनस एक्स। a हमारे पास 100 है तो 100 रख दो, माइनस x कितना है 75, तो यहाँ से x रख देंगे हम लोग 75। ठीक है, सिंपल सा देख लो, a की वैल्यू 100 रख दी, x की वैल्यू 75 है, तो पहले यहाँ से a की वैल्यू 100 माइनस x की वैल्यू 75। अब इसे हल करते हैं। ठीक है, तो t3/4 बराबर 2.303 अपॉन में k, यहां से लॉग बेस में 10, यहाँ पे ऊपर है 100, बटे में कितना 100 माइनस 75, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 25। ठीक है, 100 माइनस 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25, तो यहाँ से सिंपल आ गया 25। अब इसे आगे हल कर लो, 25 से काटोगे 25 चौको 100। ठीक है, 25 से काटोगे 25 चौको 100, तब t3/4 कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन में k, और यहाँ से लॉग बेस में 10 4। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, t3/4 बराबर 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10 4। ठीक है, अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो सिंपल यहां से देखो t3/4 बराबर 2.303 अपॉन के। आप देखो log 4 पहले जैसे आगे जैसे पहले क्वेश्चन में था, तो log 4 मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहां से लिख देंगे log बेस में 10 और 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2। ठीक है, क्या लिख देंगे 2 की पावर 2, तब यहां से कितना हो जाएगा t3/4 बराबर 2.303 अपॉन के। आप वही सूत्र लगेगा log m की पावर n, जिसे बोलते हैं n log m। ठीक है, तो यहां से 2 की पावर 2 को क्या लिख देंगे 2 log 2। ठीक है, 10 जो होता है बेस में होता है 2 log 2। ठीक है, अब log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, log 2 का भी मान बताया था, log 2 कितना होता है 0.3010, तो इसको हम लोग को रख देना है। तो यहां से t3/4 बराबर 2.303 अपॉन के इंटू 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक है, ये यहाँ पर से हो गया। ठीक है, तो अब सिंपल से यहाँ से हम लोग इसे हल करते हैं। तो अगर बात करें t3/4 की, तो 2 को पहले ले लो 2 गुणे। ठीक है, 2 को पहले ले लिया। अब अगर हम यहाँ से 2.303 पे 0.3010 का गुणा करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 0.693। आप लोग गुणा करके देख लेना, इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हम कैसे जान गए, क्योंकि जब हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का समीकरण निकाला था तब हमने गुणा किया था, ये वाला 2.303 का 0.3010 पे गुणा होता है, तो वैल्यू कितनी आती है 0.693। क्योंकि अर्धायुकाल का आपको फॉर्मूला याद होगा, t1/2 बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन के। ये 0.693 कहां से आया था, इन्हीं दोनों को गुणा करने से ही आया था, 2.303 का और 0.3010 का। ठीक है, तो यहां से जब इनका गुणा हुआ तो 0.693 बटा के ये हो गया, 2 आपका ये आ गया। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद हमसे कह रहा है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, तो अब नीचे से लिखते हैं अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय, करने में लगा समय। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय क्या हो जाएगा t1/2, उसका सूत्र होता है 0.693 अपॉन के, इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, क्योंकि हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय मतलब अभिक्रिया का अर्धायुकाल, t1/2 बराबर 0.693 अपॉन के। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों समीकरणों का भाग कर देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग करने पे, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में जब 2 का भाग कर देते हैं तो देखो यहाँ से t3/4 बटा ये t1/2, t3/4 बटे में ये t1/2। ठीक है, बराबर यहां से कितना आ जाएगा 2 गुणे 0.693 अपॉन के, और बटे में इसका भाग 0.693 अपॉन के। सिंपल देख लो, यहां से t3/4 बटा t1/2 बराबर 2 गुणे 0.693 अपॉन के और बटे में 0.693 अपॉन के, मतलब दोनों समीकरणों का भाग हुआ। अब यहां से अगर देखोगे यहाँ भी 0.693 अपॉन के, यहाँ भी आपस में कैंसिल। ठीक है, बचेगा कितना, यहाँ पे देखो लिखे दे रहा है, छोटा छोटा समझ लेना। यहां से बचेगा t3/4 बटा t1/2 बराबर कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा केवल। ठीक है, 2 बचेगा केवल, यहां से देख लो। अब अगर इस t1/2 जो नीचे अगर इसको उधर भेज दे तो t3/4 ये t1/2 उधर भाग में उधर चला जाएगा गुणे में, तो 2 गुणे t1/2, 2 गुणे t1/2, यही हमें सिद्ध करना था, लिख दो प्रूव्ड।
प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, देख सकते हो, ठीक है, इसके आगे यही लिख देना, सिंपल यही सिद्ध करना था। T3/4 बराबर 2 गुणे T1/2, मतलब 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्धविक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक है। आप चाहो तो नीचे लिख भी सकते हो, अतः 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्धविक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से आपको बताया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में यार। सबसे पहले देख लो क्या दिया है, क्या निकालना है, ये निकालना है हमें। पहले हमने देखा 3/4 समय कैसे निकलेगा, ठीक है, पहले 3/4 समय निकाला गया, यहां से ये निकला। इसके बाद अर्धविक्रिया पूर्ण करने में लगा समय मतलब अर्धायुकाल, उसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट होता है अर्धविक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का, ठीक है। दोनों समीकरणों का भाग कर दो, आपके पास वैल्यू सिंपल से आ जाएगी, T3/4 बराबर 2 गुणे T1/2। बस समझना आपको यहाँ पे था, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को हमेशा 100 मान लेना, ठीक है, जब ना दी हो तो 100 मान लेना, और जितने समय की बात हो उसमें 100 का गुणा हो जाएगा, तो सिंपल यही आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया 75। सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। तो मस्त तरीके से आप लोग समझ सकते हो, आपसे कह रहे जितने क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इनकी आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेनी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आशा करते हैं सबको समझ में होगा, तो जल्दी से आप लोग इसे भी नोट कर लो। तो आप बात करते भाई हम लोग अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। देख सकते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है, विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे यूरिया का अणुभार दिया गया है 60, ठीक है, यूरिया का अणुभार कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल देखो, मोल प्रभाज वाला एक क्वेश्चन आपको पेपर में ज्यादातर हर साल देखने को मिलता है, तो इस बार भी पूरी चांसेस रहेगी कि आपको मोल प्रभाज से क्वेश्चन जरूर मिलेगा पेपर में, ठीक है, क्योंकि मोल प्रभाज वाला क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आता है, तो अच्छे से आपको समझ में, ठीक है। क्वेश्चन में अच्छा है, आप लोग खुद अपनी कॉपी पे भी सॉल्व करने का प्रयास करना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, नोट करते हैं यहाँ पे। सिंपल, यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है। भारा अनुसार का मतलब सबसे पहले आपको बताना चाहिए, भारा अनुसार जब भी बोला जाए तो उसको आप समझना द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, ठीक है। भारा अनुसार बोला गया मतलब ये क्या दिया, द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, ठीक है। तो यहां से हमें दिया यूरिया का 1 विलयन, यूरिया का विलयन है हमारे पास 6% भारा अनुसार, ठीक है, 6% भारा अनुसार, ठीक है। तो देखो कभी भी भारा अनुसार दे या इस टाइप से W/W लिखा हो, ठीक है, W/W लिखा हो, तो आपको क्या समझना है, ये द्रव्यमान प्रतिशत है, चाहे W/W दिया हो या भार अनुसार दिया, तो ये क्या दिया होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र पता होना चाहिए, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर से वही होगा। तो अगर यूरिया का विलयन 6% भारानुसार है, यूरिया का विलयन अगर 6% भारानुसार है, तो यहां से बात किया जाए तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो यहां पर से अगर यूरिया का विलयन 6% है, तो मतलब कि 6 ग्राम यूरिया कितने में हो जाएगा, 100 ग्राम विलयन में, ठीक है, 100 ग्राम विलयन में, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। 6% यूरिया है मतलब 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में। अगर 10% यूरिया की बात हो तो 10 ग्राम यूरिया कितने ग्राम में, 100 ग्राम। विलयन हमेशा 100 ग्राम रहेगा, जितने परसेंट का उतना। अगर 20% तो 20 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में, 30% तो 30 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में, बस विलयन हमेशा 100 ग्राम रहेगा, ठीक है। तो भारानुसार द्रव्यमान परसेंट या W/W में आपको ये द्रव्यमान प्रतिशत समझना है। अगर 6% है तो 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में। अब आपसे पूछ क्या रहा है, विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज, यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो सिंपल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहला काम, आप मोलों की संख्या निकाल लो, ठीक है। आपको दोनों का मोल प्रभाज चाहिए तो दोनों के मोलों की संख्या निकाल लो। सबसे पहले लिखते हैं जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या या जल का मोल, ठीक है। जल का मोल का सूत्र, मोल बराबर सूत्र होता है भार बट्टा अणुभार, तो यहाँ से जल का भार बट्टे में जल का अणुभार, ठीक है। मोलों की संख्या भार बट्टा अणुभार, तो उसी तरह से जल का भार बट्टे में जल का अणुभार, ठीक है, इस टाइप से। आप देखो जल का भार आपको दिया है, नहीं पता, जल क्या हो जाएगा, विलायक,
क्योंकि 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम मिलियन में, तो यहाँ से विलायक निकाल सकते हो। यहाँ से लिख लेते हैं विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है। विलायक का भार निकाल सकते हो। विलायक क्या होता है, विलियन माइनस विलेय। विलायक का भार निकालना तो विलियन का भार माइनस विलेय का भार। तो विलियन का भार कितना 100 और विलेय का कितना 6, तो 100 माइनस 6 मतलब यहाँ से 94 ग्राम हमारे पास क्या आ जाएगा, विलायक आ जाएगा, ठीक है। सिंपल। अगर विलायक का निकालना है तो विलियन माइनस विलेय, तो विलियन का 100 और विलेय का 6, तो 100 माइनस 6 94 ग्राम। तो यहाँ से 94 आ गया इसका, ठीक है, जल का। अब बात आती है जल का अणुभार, तो जल का अणुभार निकाल लो। जल का अणुभार, ठीक है, जल का अणुभार। अणुभार निकालने के लिए क्या किया जाता है, देखो सिंपल, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 2 है तो 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 मिला के 18 हो गया इसका अणुभार, ठीक है। तो यहाँ से भार है 94, अणुभार 18, तो 94/18, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, जल के मोल। अब इसके बाद क्या निकाल लेते हैं, यूरिया के मोल, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, यूरिया का। यूरिया का सूत्र भी याद रखो, NH2CONH2 होता है यूरिया के मोल, ठीक है। यूरिया के मोल निकालने तो यूरिया का भार, यूरिया का भार बटा यूरिया का अणुभार, ठीक है, यही तो होगा, यूरिया का भार बटा यूरिया का अणुभार, यूरिया का भार बटा यूरिया का अणुभार, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब सिंपल यूरिया के भार की बात करें, यूरिया का भार है 6, अणुभार आपको दिया है 60, ठीक है। यूरिया का भार है 6, अणुभार दिया है 60। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो अणुभार दिया है, मान लो इस क्वेश्चन में तो अणुभार दिया है, लेकिन किसी क्वेश्चन में ना दिया होता तो कैसे निकालते हैं, सिंपल है। अगर NH2CONH2 यूरिया का अणुभार निकालना है तो याद रखो नाइट्रोजन का 14 होता है, तो सबसे पहले गिन लो कितने नाइट्रोजन, 2, तो N2 है। हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिला के 4 हाइड्रोजन, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, ऐसे लिख लो। सबसे पहले इसको देख लो, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, कार्बन 1 ऑक्सीजन 1। नाइट्रोजन का कितना होता है अणुभार, 14, तो 14 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुणे 4 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, ठीक है। जोड़ लो, 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, जोड़ोगे तो 28 2 3 10 40, 44 50 10 60, देख सकते हो 60 अणुभार आ चुका है, ठीक है। तो आपको निकालना भी आना चाहिए। मान लो इस क्वेश्चन में तो दिया है, किसी क्वेश्चन में ना दिया हो तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से देखो, अब 6/60 यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो 6 से 60 काटो 1/10, ठीक है। तो यहाँ से इसका अणुभार कितना आ गया, 1/10, किसका आया, यूरिया के मोल, ठीक है। यूरिया के मोल 1/10 आ गया। अब निकालना क्या है, मोल प्रभाज, यूरिया का भी जल का भी। तो मोल प्रभाज का सूत्र बताया, अगर जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है विलियन में उसका मोल बटे में विलियन के कुल मोल, ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको सबसे पहले जल का निकाल के दिखाते हैं, अगर जल का मोल प्रभाज निकालना, जल का मोल प्रभाज, अगर जल का मोल प्रभाज निकालना है तो सबसे पहले जिसका निकालना उसके विलियन में मोल, ठीक है। मतलब जल का निकालना तो जल के मोल बट्टे में विलियन के कुल मोल, ठीक है। तो अगर जल का मोल प्रभाज निकालना है तो सबसे पहले जल के मोल बट्टे में विलियन के कुल मोल। विलियन में कौन कौन है आपके पास, विलियन में यूरिया है और जल है, दो ही लोगों से मिलकर तो विलियन बना है। तो जल के मोल बट्टे में यूरिया के मोल प्लस जल के मोल, यूरिया के मोल प्लस H2O के मोल, मतलब जल के मोल, ठीक है। मतलब जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल बट्टे में विलियन में जो जो हो उनके मोलों को जोड़ दो, ठीक है। यूरिया और जल को जोड़ दिया। अब यहां से निकाल लेते हैं आंसर हमारे पास, ठीक है। सिंपल देखो, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, ठीक है। इसे आप देखो, मोल प्रभाज को x से लिखते हैं तो XH2O लिख दो, मतलब जल का मोल प्रभाज है, ठीक है। x से लिखते हैं मोल प्रभाज को तो XH2 हो गया, बराबर H2O के मोल, H2O के मोल है 94/18, ठीक है। आप चाहो तो यहां से देखो भाग लगा सकते हो, मान निकाल लेते, ठीक है। 18 का भाग दो तो 18 पंचे 90, बचा 4, 18 36, बचा 4, 18 36, ठीक है। 5.22 करके आएगा। यहाँ पे अगर 1/10 का मान निकालो तो 0.1 आएगा, ठीक है। अब आगे हल करते हैं, तो देखो जल के मोल कितने 5.22 बटे में यूरिया के कितने 0.1, 1/10 में भाग दे दिया 10 का तो 0.1 प्लस जल के मोल, जल का कहाँ चला गया ये 5.22, जोड़ लेते हैं इसे तो XH2O बराबर 5.22 बटे में, इससे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5.12 मिलके 3, 5.32, ठीक है। 5.22 बटा 5.32। अब क्या करते हैं, सिंपल इसका भाग लगा दो, ठीक है। इसका भाग लगा सकते हो, तो यहाँ से जब भाग लगाओगे तो हम आपको वैल्यू बता रहे कितनी आएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर से आपकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, आप लोग जब भाग लगाओगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9812, ठीक है।
यहां से आपके पास जल का मोल प्रभार निकल के आएगा 0.9812। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इसका भाग लगा देना, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी जल के मोल प्रभार की? 0.9812, ठीक है। अब अगर आपको यूरिया का निकालना है, यूरिया का मोल प्रभार, तो यूरिया के मोल प्रभार अगर निकालना है तो सबसे पहले तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप जो यूरिया का मोल प्रभार है NH2CuNH2 का, इसको आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जिसका मोल प्रभार निकालना, उसका मोल मतलब यूरिया का मोल बटे में यूरिया के मोल प्लस जल के मोल, ये तो होगा फॉर्मूला। हमने यही बताया ना। देखो, जैसे अगर यहाँ से जल का मोल प्रभार निकालना तो जल के मोल बटे में यूरिया के मोल प्लस जल के मोल। वैसे अगर यूरिया का निकालना तो जिसका निकालना उसको ऊपर रखो, बटे में जो हो विलियन में उनको जोड़ दो, ठीक है। तो यूरिया के मोल बटे यूरिया के मोल प्लस जल के मोल, इस फॉर्मूले से निकालोगे तब भी आ जाएगा। या दूसरी एक ट्रिक याद रखो, देखो अगर आपके पास विलियन में दो लोग हैं, ठीक है, मान लो X1 है आपके पास और X2 है, जैसे यहाँ पे हमारे पास यूरिया और जल है। तो अगर इस टाइप से अगर आपको एक का मोल प्रभार पता है तो दूसरे का निकालना हो तो आपको करना क्या, इसे सिंपल 1 से घटा देना, इस टाइप से। अगर X1 की वैल्यू आपको पता है, X2 निकालना है तो उसको 1 से घटा दो, आपके पास X2 का मान आ जाएगा। वैसे ही अगर हमें यूरिया का निकालना है तो हम 1 से उसका जल वाले का घटा देंगे, ठीक है। XH2O को घटा देंगे तो हमारे पास यूरिया का निकल आएगा। या हम पहले यूरिया का निकाल लेते, जल का निकालना होता तो 1 से हम यूरिया का घटा देते, जल का निकाल आता। इस टाइप से आसान रहता है। इससे 1 माइनस इसकी वैल्यू 0.9812, तब यहां से घटाओगे तो वैल्यू हम आपको बता रहे कितनी आएगी, ठीक है। वैल्यू आपकी आएगी 0.0188, 0.0188, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा यूरिया का मोल प्रभार, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। जिसने अच्छे से पढ़ा उसको पता है कि सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, ठीक है। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 मतलब कि आपका विलयन में जितने भी घटक होते हैं उनके मोल प्रभार का योग जो होता है 1 के बराबर होता है। यहाँ से अगर आपको x1 पता है तो x2 निकालने के लिए 1 माइनस x1 कर सकते हो, या आपको x2 पता है, x1 निकालना है तो x1 बराबर 1 माइनस x2 करके x1 निकाल सकते हो। वैसे ही अगर हमें जल पता है, दूसरा यूरिया का निकालना है तो हम जल वाले को 1 से घटा देंगे, जितनी वैल्यू आएगी वो यूरिया के मोल प्रभार की हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं ना, तैयारी मस्त करनी है तो पिछले वर्षों के क्वेश्चन में पकड़ बनाओ, ठीक है। इसलिए आपको ये महासंग्राम वाला वीडियो इसीलिए लाए जिससे आपकी तैयारी मस्त हो सके। अब आपको हर सब्जेक्ट की इसी टाइप से क्लास मिलेगी, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो। तो मस्त तरीके से क्वेश्चन हो चुका है। सिंपल, यूरिया का विलयन 6% भार अनुसार था तो 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में, तब यूरिया का मोल प्रभार और जल का मोल प्रभार निकालना है। सबसे पहले दोनों के मोल निकाल लो, उसके बाद मोल प्रभार जिसका निकालना उसके मोल बट्टे में विलयन के कुल मोल, मतलब जैसे जल का निकालना तो जल के मोल बट्टे में यूरिया के मोल प्लस जल के मोल, ठीक है। इस टाइप से इसका निकला। आप पहली ट्रिक तो यूरिया का मोल प्रभार जैसे निकाल सकते थे, यूरिया का मोल प्रभार बराबर यूरिया के मोल बट्टे में जल के मोल प्लस यूरिया के मोल, इस टाइप से। या अगर एक का पता चल जाए तो उसको 1 से घटा दो तो दूसरे का भी पता चल जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व है, ठीक है। तो अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से भी देखो, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको परासरण दाब ज्ञात करना है। कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप है, ठीक है, 250 ग्राम ग्लूकोज है, 0.45 ग्राम ग्लूकोज है, 250 ग्राम जल में घोला गया है जिससे विलयन बनता है, इसका परासरण दाब आपको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों वैल्यू ग्राम में हमारे पास है 0.45 ग्राम ग्लूकोज और 250 ग्राम जल, ठीक है। तो देखो सिंपल से करते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखो सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारे पास सबसे पहले तापमान दिया गया टी का मान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद देखो, सबसे पहले जब भी आपसे परासरण दाब आप पूछे और आपको तापमान 0 डिग्री में हो तो आपको सबसे पहले उसे केल्विन में बदल लेना है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं तो उसमें 273 जोड़ते हैं, ठीक है। तो 0 प्लस 273 हो जाएगा, मतलब 273 केल्विन, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 को जोड़ा जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब इसके बाद कहा गया 0.45 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होना चाहिए, C6H12O6, ठीक है।
इसके बाद कह रहा है 250 ग्राम जल में घोल के, मतलब 250 ग्राम आपके पास क्या है, जल की मात्रा H2O, विलयन बनाया गया। अब पूछ क्या रहा है, परासरण दाब, ठीक है, पूछ रहा है परासरण दाब, जो पूछ रहा हो लिख लो, परासरण दाब हमसे पूछ रहा है पाई का मान, ठीक है, परासरण दाब हमसे पूछ रहा है पाई का मान। सिंपल, देखते कैसे निकलेगा, ठीक है। हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप है, तो हमने यहाँ से इसे केल्विन में बदल लिया। आप 0.45 ग्राम ग्लूकोज है, 250 ग्राम जल है, परासरण पाई का मान पूछ रहे हैं। तो हमें सूत्र पता है पाई परासरण दाब का, पाई बराबर सूत्र होता है CRT, ठीक है, CRT, जहां पे इस R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है 0.0821, ठीक है। वो जो आपका R की वैल्यू थी 8.314, वो आपको कहाँ पे यूज करनी है, रासायनिक बलगतकी वाले सवालों में, जो आपके अभिक्रिया के वेग वाले होंगे, ठीक है, उसमें संकरण ऊर्जा वाले फॉर्मूले में R की वैल्यू आती है, उसमें 8.314 रखनी होती है। यहाँ पे जब आपको विलयन चैप्टर में करना है परासरण दाब वाले फॉर्मूले में, तब R की वैल्यू 0.0821 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पाई निकालना है, T हमें पता है, R पता है, C नहीं पता। सबसे पहले C की बात करते हैं। C होती है सांद्रता, C को क्या बोलते हैं, सांद्रता, आप मोलरता निकाल सकते हो या मोललता निकाल सकते हो। C को बोलते हैं सांद्रता, क्या बोलते हैं, सांद्रता। तो हम यहाँ से करते क्या, मोललता निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोनों भार दिए गए हैं, तो मोललता निकाल लेते हैं, ठीक है, मोललता। मोललता यहाँ पे C के इक्वल हो जाएगी सांद्रता के इक्वल, ठीक है। मोललता का सूत्र होता है यहाँ से क्या, स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल W और ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। ये कैपिटल W की वैल्यू ग्राम में रखी जाएगी। यहाँ से आपको ये फॉर्मूला याद होगा, स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल m विलेयकाणु भार, कैपिटल W विलायक का भार और ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। अब यहाँ से C आप निकाल सकते हो, स्मॉल w विलेय का भार। यहाँ पे बताओ विलेय कौन विलायक कौन, आपको पता है जो कम मात्रा में वो विलेय, जो ज्यादा वो विलायक। ये कम मात्रा में 0.45 ग्राम, मतलब ये विलेय, जो ज्यादा वो विलायक, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0.45। अब बात आती है क्या, स्मॉल m की वैल्यू, अणुभार। तो अणुभार विलेय कौन है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का अणुभार हम लोग निकाल लेते हैं। तो ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार, अणुभार निकालने के लिए आपको बस ये याद रखना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो कार्बन का 12 तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 12, ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुणे 6। हल कर लो, 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96, 96 तो 98 10 100 और 70 10 80, 180, 180 आएगा इसका अणुभार, ठीक है। तो यहाँ से 180 इंटू कैपिटल W, कैपिटल W विलायक का भार, विलायक जल है तो 250, ठीक है, 250 इंटू 1000, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंपल से स्मॉल w स्मॉल में अणुभार निकाला, कैपिटल W विलायक का भार वो हो गया। यहाँ से हल करो, 0 से 0 गया, 25 से काटो, 25 चौको 100, 4 बचा, ठीक है, 4 बचा। इसके बाद अगर 4 से 180 काटे तो 4 चौको 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, 45, ठीक है, 45 आ गया। तो यहाँ पे C इक्वल टू 0.45 बटा 45, ठीक है, 0.45 बटा 45। अब अगर भाग लगाओ तो आप 45 को क्या लिख सकते हो, 0.45 को लिख सकते हो 45 गुणा 10 की पावर -2 बटा 45, ऐसा लिख सकते हो ना, देख लो 0.45 है, इसे लिख सकते हो 45 गुणे 10 की पावर -2 और बटे में भी 45, 45 से 45 काट दो, C की वैल्यू 1 गुणे 10 की पावर -2 और मोललता निकाली इसलिए मोल पर किलोग्राम, ठीक है, मोल पर किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है, सही से लिख लो, मोल प्रति केजी, अरे यार मोल प्रति केजी, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम, ये C की वैल्यू निकल गई, ठीक है, C निकल गया। अब हम परासरण दाब पाई निकाल सकते हैं, तो यहां से अब लिखते हैं परासरण दाब पाई बराबर, ठीक है, परासरण दाब पाई बराबर, सूत्र हमें पता है CRT, सिंपल, पाई बराबर C की वैल्यू आई है 1 गुणे 10 की पावर -2, रख दो 1 गुणे 10 की पावर -2 और R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू 273 केल्विन में, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, केल्विन में रखने 273। अब कुछ नहीं करना, गुणा करना है बस, ठीक है, पाई इक्वल टू, अब यहाँ से आपको गुणा करना है। सबसे पहले हम करके दिखाते हैं 0.0821 का 273 से गुणा और आपको बताते हैं वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, ठीक है। जब आप इसका गुणा करोगे 0.0821 का 273 से, तब वैल्यू आएगी 22.4133, 22.4133 और ये 10 की पावर -2 ये आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। सिंपल देख लो, जब इसका गुणा इससे होगा तो 22.4133 आएगा और 10 की पावर -2 ये। अब अगर यहाँ पे 10 की पावर -2 को हटाना चाहते हो तो 0.2 अंक पीछे लेते जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा वैल्यू
पाई बराबर 0.224133, या सीधा सीधा लिख सकते हो 0.22 एटमॉस्फेरिक। परासर दाब दाब है इसलिए इसका मान हो जाएगा वायुमंडल में एटमॉस्फेरिक, और यही आंसर होगा। ठीक है, यही हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व है, आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिंपल देखो क्या दिया था। सबसे पहले तापमान में ये आपको सोचना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान था, आपको इस फॉर्मूले परासर दाब वाले में केल्विन में रखना है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है, क्योंकि एक डिग्री मतलब अगर आपको 0 मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ेंगे। ठीक है, तो केल्विन में बदल गया, ये भार दिया था। अब आपको देखना विलेय कौन विलायक कौन, जो कम मात्रा विलेय जो ज्यादा विलायक। अब यहाँ से अणुभार निकाल लो, ग्लूकोज का अणुभार 180। परासर दाब निकालना फॉर्मूला ये होता है। अब बात आती है सी कहां से है, सी होता है सांद्रता। मोलरता भी निकाल सकते हो, मोललता भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ आयतन ना पता हो कि भार पता था, इसलिए हमने मोललता निकाली। यहाँ से निकला हमारे पास ये। ठीक है, इसके बाद परासर दाब का सूत्र रखा, सारी वैल्यू रखी, हमारे पास हमारा मान। बस यहाँ पे ये याद रखो, आर की वैल्यू 0.0821। ठीक है, ये सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो इसे। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर आपको हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी प्राप्त हुई। अब कह रहा है पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, पदार्थ का क्या ज्ञात कीजिए, अणुभार ज्ञात कीजिए। और आपको यहाँ पे एक चीज दिया है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक Kf का मान 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। अगर फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और काफी लोग इसको कॉपी पे सॉल्व भी कर रहे होंगे और वो कर भी लेंगे। ठीक है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हो वो लोग समझो कैसे क्वेश्चन हो गए सिंपल। ठीक है, सॉल्व करते इसे। हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास 7.5 ग्राम एक पदार्थ है, 7.5 ग्राम एक पदार्थ का भार है। ठीक है, पदार्थ का भार हमें दिया है। इसके बाद कह रहा है 75 ग्राम 75 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, अब कह रहा है हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। कमी हुई मतलब अवनमन हुआ, अवनमन को ही तो कमी कहते हैं, तो मतलब हिमांक में अवनमन दिया है 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डेल्टा टीएफ दिया है 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से लिखते हैं, इससे डेल्टा टीएफ कितना हो गया 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो। ठीक है, पदार्थ का ये जो पदार्थ है इसका अणुभार ज्ञात करो, पदार्थ का अणुभार ज्ञात करो, m की वैल्यू। यहां से आपको एक चीज दिया है, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक Kf का मान, Kf दिया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी इसे बहुत ही आसान तरीके से लगा सकता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर Kf इंटू एम। ठीक है, डेल्टा टीएफ बराबर Kf इंटू एम। एम क्या होती है, मोललता होती है, मोललता होती है। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ बराबर ये वाला एम मोललता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे लिख लो Kf इंटू मोललता, क्योंकि यहाँ भी अणुभार भी आपको निकालना, स्मॉल एम से लिखोगे तो कंफ्यूज ना हो जाना, मोललता। ठीक है, तो Kf इंटू मोललता, मोललता क्या होती है, विलेय का भार मतलब स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो होता है सिंपल। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार गुणा 1000। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना स्मॉल एम, स्मॉल एम निकालना, तो इस स्मॉल एम को इधर ले लो, तो स्मॉल एम बराबर Kf इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे में, ये डेल्टा टीएफ नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, सिंपल देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, Kf इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ये डेल्टा टीएफ नीचे आया तो डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, सारी वैल्यू रख दो, आपके पास एम की वैल्यू निकल आएगी अणुभार की। Kf कितना है 1.86 गुणे स्मॉल डब्ल्यू कितना है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, विलेय का भार मतलब आपका 7.5 ग्राम। जो कम होता है वो विलेय, जो ज्यादा होता है वो विलायक। ये कम मात्रा में 7.5, ये 75, तो 7.5 छोटा कि 75, 7.5 छोटा, तो ये विलेय हो जाएगा। तो 7.5 गुणे 1000 बटे में डेल्टा टीएफ क्या है आपका, हिमांक में अवनमन, तो ये कितना है 1.2, तो 1.2 हो गया, इंटू कैपिटल डब्ल्यू क्या, विलायक का भार। विलायक हमारे पास ये है जल 75 ग्राम, तो 75 रख दो, सिंपल से 75 आ गया। ठीक है, सिंपल तरीके से हल कर सकते हो, कुछ नहीं करना, ऊपर वालों को गुणा कर लो, नीचे से भाग दे देगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हम बता दे रहे कितना आएगा,
आंसर आपकी वैल्यू आएगी m की 155। आप लोग भाग दे के देख लेना, आपकी वैल्यू m बराबर 155 आएगी। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन पे सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ऊपर वालों का गुणा कर लेना है, फिर नीचे से भाग दोगे, आपके पास 155 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से यार बाहर निकल जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। ठीक है, बस मेन क्या था, फॉर्मूला। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो पे। अब अगला पार्ट आएगा इसी महासंग्राम का, जिसमें हम केमिस्ट्री के और भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो पे इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि यही वीडियो आपका 50-50 मिनट का बन चुका होगा। अब अगले वीडियो पे हम देखेंगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के इस वीडियो पे जो लोग इन क्वेश्चंस को सीख गए हो, अगला जो वीडियो आएगा उनसे आप लोग बहुत आसान तरीके से सीख पाओगे, क्योंकि इनमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो चुकी है। ठीक है, जो लोग आखिरी तक रुके उनको भी मस्त तरीके से तैयार हुआ होगा। और एक चीज जान लो, जो लोग लास्ट तक रुकते हैं ना, उनकी तैयारी भी मस्त तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। अब इसी टाइप से आपके सभी सब्जेक्ट के महासंग्राम आएंगे। अब मस्त तरीके से आपकी तैयारी होने वाली क्लास 12 की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब अगर एग्जाम में अच्छे नंबर ला रहा है तो तैयारी भी आपको बेहतरीन करनी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप लोग जितने करवाएं उनको रफ कॉपी पे प्रैक्टिस भी करना, जिससे आपको क्वेश्चंस का पूरा पैटर्न आने लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।